हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बायोलॉजी लेक्चर सीरीज। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम करेंगे रिवीजन जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे इस वीक में। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है, ठीक है, इसकी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे इस लेक्चर में। तो हमारा पहला टॉपिक क्या था? ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने इस वीक क्या पढ़ा था? तो हमने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था और फिर हमने, ठीक है, क्या पढ़ा था उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक जो है, नया चैप्टर है, उसको स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, और उसकी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है और हम कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ह्यूमंस हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या क्या गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ये मेजर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। अब हम नाउ ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है? ठीक है, इसको हम क्वाइटस भी कहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स को। The semen is released by the penis into the vagina and the process is known as insemination. ठीक है, तो दोबारा हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्लियर? तो जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उसको हम, ठीक है, 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन और उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आता है? गैमीटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो ये आ गया गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस अगर मेल में हो रहा है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में हो रहा है उसको बोलते हैं oogenesis, ये भी हमें पता है। इसके बाद क्या होता है? ठीक है, गैमीटोजेनेसिस से क्या बन गया? स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होता है? ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इससे बन गया मेल गैमीट जिसको बोलते हैं हम स्पर्म। और उसके अलावा फीमेल में अगर गैमीटोजेनेसिस होता है तो उसको हम बोलते हैं oogenesis और इससे क्या बनता है? ओवम या एग। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद हो गया गैमीट्स तो बन गए। अब आपको पता है जो फीमेल गैमीट होता है वो होता है नॉन मोटाइल, वो लार्ज भी होता है एज कंपेयर टू द मेल गैमीट, और जो मेल गैमीट है वो मोटाइल होता है। ठीक है, आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था। हम स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं उसके कंपोनेंट? स्पर्म के हेड होता है, फिर नेक होता है, मिडल पीस होते हैं और टेल होता है। तो टेल जो है वो स्विम करने में मदद करती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं हम इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए कौन सा ऑर्गन यूज होता है? पेनिस। पेनिस आपको पता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू का बना होता है, ठीक है, जो कि इरेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से, एंड दिस इरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंसेमिनेशन, फॉर द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म थ्रू द सीमन। क्लियर? इसके बाद क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि दोनों जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं
दिस शुड रीच द एम्पुला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्लियर है। तो व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? साइट होती है एम्पुला रीजन। ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गई। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि जाइगोट बन गया, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तो ये सारे हो गए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स और स्ट्रक्चर में क्या होता है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट आपको पता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये दो गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन से बनता है। तो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। मियोसिस में क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट होता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। फिर ठीक है, इसके बाद जाइगोट के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, और एम्ब्रियो फिर न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब इस लेक्चर में हम किन टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और उसके बाद लैक्टेशन। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में लैक्टेशन भी आ गया। ठीक है, ये जो जाइगोट है इसमें क्लीवेज होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं जाइगोट में। ठीक है, माइटोटिक सेल डिविजन होती है, इसको हम क्लीवेज बोलते हैं। उसके बाद क्या बनता है आपका मरुला, मरुला के बाद बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, और इससे पहले एक स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसमें इम्प्लांट हो जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो यहां पे आप इम्प्लांटेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट और उसके बाद लैक्टेशन। ठीक है, क्लियर है। तो आप इम्प्लांटेशन आप यहां पे लिख लीजिए इसकी जगह। जाइगोट हुआ, जाइगोट डिवाइड करता है, फिर ब्लास्टोसिस बनता है। ब्लास्टोसिस जो होता है वो अटैच करता है यूटराइन वॉल से, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और उसके बाद क्या होता है, फीटस की ग्रोथ होती है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट नेक्स्ट हो गया उसके, और उसके बाद हो गया चाइल्ड बर्थ, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, इम्प्लांटेशन, जाइगोट बना, फिर इम्प्लांटेशन हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, फिर हो गया पार्चुरेशन, इसको बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। फिर उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, क्लियर। तो पहले हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन जो टॉपिक्स हैं उनकी हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो आपको पता है ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन, कॉइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब आपको पता है इसके बाद क्या होता है, इंसेमिनेशन के बाद जो स्पर्म्स होते हैं दीज आर मोटाइल। ठीक है, इनमें टेल प्रेजेंट होती है, ये टेल है। ठीक है, स्पर्म की, क्लियर। तो ये इनको मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, स्विम करने में मदद करती है ये टेल। Now the motile sperm they swim rapidly and pass through the cervix and enter into the uterus and finally reach the ampulla region of the fallopian tube. ठीक है, तो ये जो स्पर्म है ये जब वेजाइना में पहुंचते हैं ड्यू टू इंसेमिनेशन, उसके बाद ये सर्विक्स में जाते हैं। फिर सर्विक्स से ये कहाँ चले जाएंगे, इट विल एंटर इनटू द यूट्रस, और यूट्रस आपको पता है फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो यूट्रस के बाद ये जाएंगे इस्थमस रीजन में, इस्थमस के बाद चले जाते हैं ये एम्पुला रीजन में। क्लियर। और ये जो रीजन होता है इस्थमस से एम्पुला, इसको बोलते हैं इस्थमस एम्पुला रीजन। तो इसमें होती है फर्टिलाइजेशन। क्लियर, इस्थमस एम्पुला रीजन में। ठीक है, दिस इज इन्वॉल्व इन दी फर्टिलाइजेशन। और अगर आपसे साइट पूछी जाए तो एम्पुला बोल दीजिए। कभी कभार आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा इस्थमस एम्पुला रीजन। ठीक है, तो वो भी ठीक है।
और एम्पुला भी ठीक है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन क्या आपको मेंशन है तो आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं वहां पे। तो किसी क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा एम्पुला की जगह एम्पुला इस्थमस। ठीक है, तो वो ठीक आंसर है। ठीक है, और अगर सिर्फ एम्पुला दिया होगा तो आपको एम्पुला पे टिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पर्म जो है वो स्विम करके पहुंच जाते हैं फाइनली इन द एम्पुला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और उसके बाद क्या होता है वहां पे ओवम जो है वो पहले से ही वहां पर मौजूद होता है। ठीक है, तो ओवम जो है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग दी ओव्यूलेशन। फिर उसके बाद आपको पता है ये जो फिम्ब्रिये प्रेजेंट होते हैं इनफंडिबुलम रीजन में। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 रीजन्स होते थे। ठीक है, इनफंडिबुलम, ठीक है, फिर एम्पुला और फिर इस्थमस। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। इनफंडिबुलम रीजन्स होता है वो होता है वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिसको बोलते हैं फिम्ब्रिये। ठीक है, एंड दिस फिम्ब्रिये हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम। तो फिर ओवम वहां चला जाता है, फिर वो जाएगा एम्पुला रीजन में वहां से, और एम्पुला रीजन में जाके वो सेटल हो जाता है। वहां पे फिर स्पर्म आता है, ठीक है, स्विम करके, और फिर देयर इज द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट, जो कि एम्पुला रीजन में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में, ठीक है, ये स्पर्म है, ये स्विम करके दे आर ट्राइंग टू फर्टिलाइज द ओवम। क्लियर? अब बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज, पर एक ही स्पर्म जो है दैट कैन फर्टिलाइज द ओवम। तो इसका भी रीजन है हाउ दिस पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, पॉलीस्पर्मी कैसे प्रिवेंट होती है। तो पॉलीस्पर्मी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद मोर देन वन स्पर्म, दिस इज नोन एज पॉलीस्पर्मी। ठीक है, क्लियर है? नाउ द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुला रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ओवम भी वहां पे पहुंच गया इन द एम्पुलरी रीजन। और फर्टिलाइजेशन की एक चीज बहुत ही मैंडेटरी है कि दोनों जो गैमीट्स हैं, मेल और फीमेल गैमीट, ये दोनों एक साथ एम्पुला रीजन में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन होएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई not all copulation, not all sexual intercourse lead to fertilization and pregnancy। ठीक है, तो कभी वहां पे ओवम प्रेजेंट है और स्पर्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है? यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, यू हैव, तो फीमेल्स हैव टू चेक देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कि कब ओव्यूलेशन हो रही है। ठीक है, और उसी टाइम पे दे शुड इंडल्ज इन दी एक्टिविटी ऑफ द कॉपुलेशन और कोइटस। ठीक है, देन ओनली दी ओवम एंड द स्पर्म विल रीच साइमल्टेनियसली इन दी एम्पुला रीजन। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? ये जो स्पर्म है दिस कम इन कॉन्टैक्ट विद दी जोना पेल्यूसिडा, ये जोना पेल्यूसिडा है। ठीक है, और जब स्पर्म इस जोना पेल्यूसिडा की कॉन्टैक्ट में आता है तब यहां पर क्या होता है? एक्रोजोम रिएक्शन होता है। अब एक्रोजोम रिएक्शन में क्या होता है? कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं एक्रोजोम से, ठीक है, जो कि इस जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा जो लेयर है इन दोनों की ब्रेकडाउन में मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो एक्रोजोम से जो एंजाइम रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम कौन से होते हैं? हायालुरोनिडेज। ये जो एंजाइम है दिस हेल्प इन दी पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द जोना पेल्यूसिडा एज वेल एज द कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और जैसे ही स्पर्म जोना पेल्यूसिडा से इंटरैक्ट करता है, ठीक है, तब क्या होता है? इस जोना पेल्यूसिडा, ये जो लेयर है एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो जोना पेल्यूसिडा में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से, ठीक है, दिस ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स। ठीक है, तो दिस प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। तो आप देख सकते हैं स्पर्म जो है इट इज ट्राइंग टू फर्टिलाइज द ओवम। बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे आ रहे हैं, पर ये एक स्पर्म
ठीक है, इट इज इंटरैक्टिंग विद द जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन जो होती है उसमें चेंजेस हो जाते हैं और उसकी वजह से जो एडिशनल स्पर्म की एंट्री उसमें ब्लॉक हो जाती है। तो एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है ओवम को। अब आपको ओवम की लेयर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। जो ओवम की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो बनी होती है कोरोना रेडिएटा की एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। कोरोना रेडिएटा का फंक्शन भी हमने देखा था, ये ओवम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर कोरोना रेडिएटा के नीचे एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा से ये स्पर्म इंटरैक्ट कर रहा है एंड इट प्रिवेंट्स द पॉलीस्पर्मी। क्लियर? ठीक है, अब जोना पेल्यूसिडा के नीचे भी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर्स होती हैं। तो ओवम इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, आउटर मोस्ट कोरोना रेडिएटा, उसके नीचे होती है जोना पेल्यूसिडा, फिर उसके नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब हम पढ़ चुके हैं थ्योरी सेक्शन में। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं अब हम। सो दिस एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। नाउ आपको पता है सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम। तो एक्रोसोम जो होता है वो स्पर्म के हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटीरियर रीजन ऑफ द हेड कंसिस्ट ऑफ द एक्रोसोम, और एक्रोसोम की सिक्रीशंस में क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज एंजाइम्स हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ओके, थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जोना पेल्यूसिडा इसको ये ब्रेक कर देता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ये ब्रेक कर देता है एंड देन द स्पर्म इट कैन एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। और फिर क्या होता है, जब स्पर्म साइटोप्लाज्म में एंटर करता है ओवम की, तब स्पर्म का न्यूक्लियस और जो ओवम का न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, और वो बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, क्लियर है? पर क्या होता है ये जो ओवम है, ठीक है, इसको हम ओवम बोल रहे हैं पर एक्चुअली ये क्या है, सेकेंडरी oocyte होता है ये। ठीक है, तो आपको पता था पहले प्राइमरी oocyte होता है। प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होता है। ठीक है, बट आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte कंप्लीट्स इस मियोटिक 1 डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन वो कंप्लीट करता है और प्राइमरी oocyte क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनाता है और एक बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर इट इज अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, सेकेंडरी oocyte होता है, ये कहां पे अरेस्टेड होता है, तो क्या होती है इवेंट्स, पहले होता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, जो कि प्रोफेज 1 में अरेस्टेड था, फिर उसमें डिवीजन होती है, फिर ये क्या बनाता है, एक लार्जर सेल बनाता है जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी oocyte, और एक स्मॉलर सेल बनाता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये हो गया मियोसिस 1। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte में फिर से डिवीजन होती है, ये होता है मियोसिस 2। सेकेंडरी oocyte से क्या बन रहा है फिर, इससे बनता है ooted, जो कि होता है हैप्लॉइड। सेकेंडरी oocyte भी होता है हैप्लॉइड। ठीक है, और एक और सेल बनता है जिसको बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। ये ooted आके चल के बनाता है ओवम। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है दिस इज अरेस्टेड at the metaphase 2 of meiosis 2। ठीक है, फिर क्या होता है, यहां पे स्पर्म इससे इंटरैक्ट करता है, स्पर्म आया वो स्पर्म इससे इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte से इंटरैक्ट करता है तब सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स इट्स मियोसिस 2 डिवीजन और फिर वो क्या बनाता है, ooted और सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो स्पर्म जब इंटरैक्ट करता है oocyte से, वही लिखा है यहां पे। ठीक है, जब
स्पर्म जो है इट इंटरैक्ट्स विद दी जोना पेलुसिडा ऑफ दी सेकेंडरी oocyte। ओवम जो है वो सेकेंडरी oocyte है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तब क्या होता है, सेकेंडरी oocyte अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, ठीक है, और वो क्या बनाता है, सेकेंड पोलर बॉडी और ऊटिड। तो ये डिवीजन भी अनइक्वल होती है। अनइक्वल क्यों होती है, क्योंकि ये जो दो सेल्स बने इसमें से जो एक सेल है ऊटिड, ये होता है लार्ज सेल, ठीक है, और जो ये सेकेंड पोलर बॉडी होती है ये होता है स्मॉलर सेल, ठीक है। तो एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा सेल बनता है। बड़े सेल को बोलते हैं हम ऊटिड, ठीक है, जो कि आगे चल के ओवम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जो छोटा सेल होता है उसको बोलते हैं हम सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तभी इस डिविजन को हम अनइक्वल डिवीजन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं अब हम। नाउ अब क्या होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस और जो ओवम का न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज कर जाता है और वो बनाता है डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। जाइगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आपको बताना है क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन दी जाइगोट। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, कोई लिख सकता है, ठीक है। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो जाइगोट कैसे बन रहा है, ठीक है। एक हो गया मेल गैमीट, एक हो गया फीमेल गैमीट। दोनों में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23। अगर ह्यूमंस की बारे में बात करें तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये आपस में फ्यूज कर रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, एक आ रहा है मेल गैमीट से एक पेयर, एक आ रहा है फीमेल गैमीट से, ठीक है। तो ये 2n होता है। तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, जाइगोट में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंट होंगे 46 क्रोमोसोम्स, क्लियर। तो इसका आंसर होगा 46 क्रोमोसोम अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बेबी है, जो चाइल्ड है, उसका सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, ठीक है। सो हु डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। तो पहले ये थिंकिंग थी कि जो सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फीमेल, पर अब हमें पता है जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, उसका सेक्स डिटरमाइन करता है मेल, क्योंकि मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक सेक्स होता है, यानी कि वो दो प्रकार के गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। आपको पता है जो मेल है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स होती हैं फीमेल्स, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं अब हम, ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन में सेक्सुअल डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो ह्यूमंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ह्यूमंस में XXXY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है, ठीक है, XXXY, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम ह्यूमंस में होता है XX और XY। आपको पता है जो मेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 22, और ठीक है, और या तो फिर मेल में एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ये हम बना रहे हैं गैमीट्स, मेल के गैमीट्स, ठीक है। तो दो प्रकार के गैमीट्स प्रोड्यूस करता है मेल, ठीक है। एक गैमीट होगा 22 प्लस एक्स। अभी 22 क्या है, आपको पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो 22 तो ऑटोसोम्स हैं और एक एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे विच इज द सेक्स क्रोमोसोम। तो 50% ऑफ द गैमीट्स जो होते हैं मेल्स में, उनमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और जो बाकी के 50% गैमीट्स हैं उनमें 22 ऑटोसोम्स तो प्रेजेंट होंगे ही, उसके अलावा वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो दो प्रकार के यहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक में एक्स क्रोमोसोम है, एक में वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। तभी हम मेल्स को क्या बोलते हैं,
हेटेरोगैमेटिक सेक्स, यानी कि यहां पे दो प्रकार के गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हेटेरोगैमेटिक, डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स। ठीक है, अगर हम फीमेल गैमीट्स के बारे में बात करें तो वहां पे एक ही प्रकार के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि 22 प्लस एक्स, ये गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं यहां पे। ठीक है, तो 100% ऑफ द गैमीट्स विल कंटेन 22 प्लस एक्स। अब आपने एक सिचुएशन ली, अगर ये वाला मेल गैमीट, ठीक है, दिस फ्यूजेस विद दिस वन फीमेल गैमीट, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगी यहां पे? तो पहला फर्स्ट केस ले लेते हैं हम। यहां पे क्या हो रहा है, देयर इज अ फ्यूजन बिटवीन 22 प्लस एक्स, ये वाला मेल गैमीट है, एंड देयर इज अ फ्यूजन बिटवीन, दिस इज फ्यूजिंग विद द फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट ऑलवेज 22 प्लस एक्स होगा। तो इस केस में जो चाइल्ड होगा, जो बेबी होगा, उसका सेक्स क्या होगा? ये होएगा फीमेल, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका 44। ठीक है, तो जाइगोट बनेगा यहाँ पे प्लस एक्स और एक्स। ठीक है, क्लियर है? 22 को आप ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो 22 है उसको आप ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए, क्योंकि ए रिप्रेजेंट्स दी ऑटोजोम। ठीक है, तो क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा 2a। तो किसी बुक्स में आपको 2a भी लिखा होगा। ठीक है, 2a मतलब 44 क्रोमोसोम्स ही हो गए। फिर दूसरी हम कंडीशन लेते हैं, जहां पे ये वाला गैमीट, ये वाला मेल गैमीट, इट विल फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 22 प्लस वाई हो गया, ये हो गया मेल गैमीट, दिस फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, 22 प्लस एक्स और वाई। ठीक है, 22 आप पेयर भी लिख सकते हैं, या आप 44 लिख लीजिए। ठीक है, या आप लिख सकते हैं इसको 2a प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि 22 ऑटोजोम्स हैं, ये भी 22 ऑटोजोम्स हैं। क्लियर? तो ये जो इंडिविजुअल होगा, ये जो बेबी होगा, दिस विल बी फीमेल, और ये होगा मेल में डेवलप करेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं दी सेक्स ऑफ दी प्रोजेनी, सेक्स ऑफ दी बेबी, दिस इज डिटरमाइंड बाय दी मेल, बिकॉज मेल इज प्रोड्यूसिंग 2 काइंड्स ऑफ गैमीट्स। मेल 2 प्रकार के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। मेल होता है हेटेरोगैमेटिक सेक्स, और फीमेल्स क्या होती हैं, होमोगैमेटिक सेक्स, यानी कि एक प्रकार के गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं फीमेल्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मेल जो होता है वो होता है, मेल में होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम, तो हाफ ऑफ द गैमीट्स में होंगे एक्स, हाफ ऑफ द गैमीट्स में होंगे वाई। फीमेल में क्या होगा, सारे क्रोमोसोम्स में ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही, आगे चलते हैं अब। ठीक है, तो दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। ठीक है, क्लियर है? अब आगे हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को डिस्कस करते हैं अब। तो जाइगोट बन गया अब। ठीक है, जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, आगे चल के एम्ब्रियो कैसे बनता है, इम्प्लांटेशन कैसे होती है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब। और उसके बाद क्या होता है, जब बेबी की चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट बन गया यहां पे। अब जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होती है, जिसको बोलते हैं क्लीवेज। जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होती है, जिसको बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बनता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, क्लियर?
और ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इन सेल्स को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, ब्लास्टोमर्स। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो 18 टू 16 सेल्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कह सकते हैं, कोई बता सकता है? जो 18 टू 16 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी कि जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट हैं, इसको क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ 18 टू 16 सेल्ड स्ट्रक्चर? तो हमें पता है जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होती हैं। माइटोटिक डिवीजन से, ठीक है, 2 सेल बनते हैं, फिर उसके बाद 4, फिर 8, फिर 16, क्योंकि माइटोसिस के बाद हमेशा 2 सेल बनते हैं, 1 से 2 सेल बनते हैं माइटोटिक डिविजन्स में। और माइटोटिक डिविजन्स क्या होती हैं? ये होती हैं इक्वेशनल डिविजन्स। ठीक है, तो क्या होता है, पहले एक सेल होता है, वो 2 सेल में डिवाइड करता है, फिर हर एक सेल फिर दोबारा डिवाइड करेगा, तो 2 से बन गए 4 सेल, फिर हर एक सेल फिर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एंड सो ऑन। इसके बाद कितने सेल बनेंगे? यहाँ पे 8 सेल बन गए, फिर उसके बाद बनेंगे 16 सेल, फिर बनेंगे 32 सेल, 64, ऐसे बनते रहते हैं। तो 18 टू 16 सेल जो स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम मॉड्यूला। ठीक है, तो मॉड्यूला बन गया। अब मॉड्यूला, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड करता है और ये बना देता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन कैसे होती है यूटराइन वॉल में। तो ब्लास्टोसिस्ट के जो पेरिफेरी पे जो सेल्स होते हैं, पेरिफेरी पे जो ब्लास्टोमर्स होते हैं, वो बनाते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स होते हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, तो ब्लास्टोमियर्स जो होता है, ठीक है, इसके जो आउटर जो लेयर में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो आउटर लेयर में जो ब्लास्टोमर्स होते हैं वो बनाते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और जो सेंटर में होते हैं या जो मिडल में होते हैं या जो बाकी के जो सेल्स हैं जो कि आउटर लेयर के अंदर हैं, वो बनाते हैं इनर सेल मास। अब ट्रोफोब्लास्ट का रोल क्या होता है, इनर सेल मास का रोल क्या होता है? तो जो ट्रोफोब्लास्ट है, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू दी व्हाट, टू दी एंडोमेट्रियम। तो ट्रोफोब्लास्ट की मदद से ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम में इंप्लांट हो जाता है। ठीक है, और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में। ठीक है, ये बना देता है एम्ब्रियो। क्लियर? तो वही लिखा है यहां पे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है और डिटेल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर वही लिखा है माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज अ जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जाइगोट ये इट इज मूविंग थ्रू द इस्थमस टू द यूट्रस नाउ। अब इस्थमस से वापस ही यूट्रस में जा रहा है। ठीक है, और जब मूवमेंट हो रही होती है तब जाइगोट में साथ साथ क्लीवेज भी हो रहा होता है। ठीक है, एंड यू कैन सी डिफरेंट स्टेजेस व्हेन दी जाइगोट इज मूविंग टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस जो आपको दिखेंगी, जाइगोट से बन गया, ये सारी स्टेजेस दिखेंगी, 2, 4, 8 और 16 सेल स्टेजेस। फिर मॉड्यूला दिखेगा, मॉड्यूला के बाद आपको फिर ब्लास्टोसिस्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये आप डिफरेंट स्टेजेस देख सकते हैं यहां पर। तो ये ओवरीज हैं, ओवरीज से ओवम रिलीज हुआ। अभी जो ओवम है ये कैप्चर कर लिया किसने? बाय द फिम्ब्रिया प्रेजेंट इन द इनफंडिबुलम। तो ये रीजन जो है ये इनफंडिबुलम है। ठीक है, क्लियर? फिर इसके बाद ओवम यहां पे मूव करा और ये पहुंच गया एम्पुला रीजन में। तो ये जो रीजन है ये हो गया इनफंडिबुलम। यहां पे ये फिम्ब्रिया प्रेजेंट है विच कलेक्ट्स द ओवम। ठीक है, फिर क्या हो गया? ये रीजन हो गया एम्पुला रीजन, यहां पे होती है फर्टिलाइजेशन।
ये रीजन हो गया आपका एम्प्यूला, यहां पे ओवम पहुंचा, फिर यहां पे स्पर्म भी प्रेजेंट है, स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज कर दिया, ये ओवम था, स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया, ठीक है। फिर ये जो रीजन है ये हो गया इस्थमस, और फिर ये हो गया यूट्रस, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहां पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, उसके बाद बन गया जाइगोट, जाइगोट डिवाइड करता है, वो बनाता है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, तो ये सारी स्टेजेस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ही ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम, फिर फर्टिलाइजेशन हो रही है, फिर पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फैलोपियन ट्यूब, ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, ठीक है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर फाइनली आपका मॉड्यूला बन गया जो कि 8 to 16 सेल्ड स्टेज होती है, ठीक है। फिर मॉड्यूला बन गया, मॉड्यूला के बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस बन जाता है, ब्लास्टोसिस के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ब्लास्टोसिस जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है इन दी यूट्राइन वॉल, आप देख सकते हैं ये रहा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर जो लेयर में जो सेल्स हैं वो ट्रोफोप्लास्ट बना लेते हैं, और जो अंदर के सेल्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आप इनर सेल मास, और वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं एम्ब्रियो में, ठीक है। और यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन देख सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस इमेज इज शोइंग यू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम, ओवम कैसे कहाँ किस किस रीजन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन, एंड देन दिस इज ऑल्सो शोइंग यू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो, और फाइनली ब्लास्टोसिस बन गया, और ब्लास्टोसिस जो है वो इम्प्लांट हो गया यूट्राइन वॉल में, ठीक है, क्लियर है। अब हमने पढ़ा था एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमा, दिस इज नोन एज मॉड्यूला, तो ये हो गया मॉड्यूला, ठीक है। यहाँ पे 8 से लेकर 16 ब्लास्टोमस प्रेजेंट होते हैं, फिर मॉड्यूला के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। सो मॉड्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड फॉर्म्स इन ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ये इमेज आप देख सकते हैं, दिस इज शोइंग यू द ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट में ये जो बाहर के जो सेल्स होते हैं ये बनाते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर के सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं इनर सेल मास, ठीक है। नाउ द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो आउटर लेयर में अरेंज हो जाते हैं और उनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये इनर ग्रुप ऑफ सेल्स भी बनाते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं ट्रोफोब्लास्ट से, और ठीक है इनको हम कहते हैं इनर सेल मास, ठीक है, इनको कहते हैं इनर सेल मास। अब ट्रोफोब्लास्ट जो है इट हेल्प्स द ब्लास्टोसिस्ट टू अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। और जो इनर सेल मास है वो फिर डिफ्रेंशिएट कर जाता है एम्ब्रियो में, उसमें डिफ्रेंशिएशन होती है। जो डिफ्रेंशिएशन के बाद आपको पता है, ठीक है, जो भी सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और फिर वो स्पेसिफिक अपना फंक्शन करते हैं। सो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन ईच सेल दे डू अ पर्टिकुलर फंक्शन, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं सेल्स, पहले तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। नाउ आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल divides rapidly and covers the blastocyst, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद यूट्राइन के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, वो ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट पहले अटैच हुआ था एंडोमेट्रियम से, फिर यूट्राइन जो टिश्यूज हैं उन्होंने उसको, ठीक है, ऐसे होल्ड कर लिया, ठीक है, उसको कवर कर लिया ब्लास्टोसिस्ट को, ठीक है। और इसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट वो एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या हम, इम्प्लांटेशन, एंड दिस लीड्स टू दी प्रेगनेंसी, ठीक है, क्लियर है। तो ये इमेज हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे ओवम है, उसकी फर्टिलाइजेशन हो रही है, दीज आर शोइंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मॉड्यूला बन गया, मॉड्यूला से बन गया ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट है आपका। फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इन दी यूट्राइन वॉल। अब क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर हम पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की रिवीजन करेंगे।
तो क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होती हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाय। ठीक है, इसको हम कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। ठीक है, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्लासेंटा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद, एम्ब्रियो बनने के बाद क्या डेवलप होता है, प्लासेंटा डेवलप होती है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्लासेंटा कैसे डेवलप होती है, कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, और अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं प्लासेंटा, ठीक है, में कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। प्लासेंटा जो होता है उसमें कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्लासेंटा सिर्फ मैटरनल टिश्यू का बना होता है, क्या वो फीटल टिश्यू का बना होता है, या ये मैटरनल और फीटल दोनों टिश्यू का बना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, और यहां पे आपने देख भी लिया, जो ट्रोफोब्लास्ट से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। तो कोरियोनिक विलाय क्या हो गए, ये हो गए फीटल टिश्यू हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लासेंटा जो होता है वो दोनों फीटल और मैटरनल टिश्यू का बना होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। नाउ कोरियोनिक विलाय एंड द यूट्राइन टिश्यू, they become interdigitated with each other and jointly form a structure and functional unit between the developing embryo and the maternal body, जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। ठीक है, तो क्या होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्लासेंटा जो होता है उसमें फीटल टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, फीटस के भी, और इसमें ठीक है मैटरनल टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। तो फीटल टिश्यू कौन से हो गए यहां पे, कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय हो गया फीटल टिश्यू, और मैटरनल टिश्यू क्या होगा, यूट्राइन, जो कि यूट्राइन टिश्यूज हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन दोनों को मिला के बनती है प्लासेंटा। क्लियर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लासेंटा में किस प्रकार के टिश्यूज हैं, क्या प्लासेंटा दोनों टिश्यूज का बना होता है, फीटल टिश्यू और मैटरनल टिश्यूज, आप कहेंगे यस। फीटल टिश्यू कौन से हो गए, कोरियोनिक विलाय, विच बिकम्स इंटरडिजिटेटेड विद द यूट्राइन टिश्यूज and they form the structure and the functional unit। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाता है। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं प्लासेंटा के। ठीक है, और प्लासेंटा किसके बीच में बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज फॉर्म बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो फीटस है, फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में प्लासेंटा बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ये रे प्लासेंटल विलाय और ये रही अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा फीटस से कैसे कनेक्टेड होता है, प्लासेंटा फीटस से, क्या आप बोल सकते हैं डेवलपिंग बेबी है जो एम्ब्रियो है, इससे कैसे कनेक्टेड होता है। तो इट इज कनेक्टेड बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आप अम्बिलिकल कॉर्ड देख सकते हैं, और अम्बिलिकल कॉर्ड से ही ये जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, इन सब का ट्रांसपोर्ट होता है, और इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो प्लासेंटा, ठीक है, हाउ प्लासेंटा इज अटैच्ड टू दी फीटस थ्रू दी अम्बिलिकल कॉर्ड। अब आप देख सकते हैं जब भी चाइल्ड की बर्थ होती है देन दी अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट। तो अम्बिलिकल कॉर्ड से सारे न्यूट्रिशन जा रहे थे, फीटस को ऑक्सीजन जा रही थी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट थे, ठीक है, उसका एलिमिनेशन भी हो रहा था। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, ये फीटस की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं,
ठीक है। अब फीटस जो है वो अलाइव है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है ये रेस्पिरेशन के द्वारा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्लियर है। तो प्लासेंटा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ठीक है, प्लासेंटा के फंक्शंस कोई बता सकता है? प्लासेंटा के फंक्शंस ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। प्लासेंटा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लासेंटा? ठीक है, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में फंक्शंस ऑफ द प्लासेंटा? प्लासेंटा के फंक्शंस हमने अभी अभी डिस्कस किए थे, अभी भी पहले भी डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। तो प्लासेंटा जो होता है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पहला तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ओके, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो या बोल सकते हैं फीटस। क्योंकि आपको पता है ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये, ठीक है, ये फूड तो खा नहीं सकता है पर इसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है फॉर इट्स ग्रोथ। तो ये न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये न्यूट्रिएंट्स मदर प्रोवाइड कर रही है फीटस को। तो मदर की ब्लड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द फीटस। इसके अलावा फीटस जो है वो लिविंग है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू डू दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन टू द फीटस। और फिर थर्ड क्या हो गया? एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। CO2, ठीक है, ये CO2 कैसे प्रोड्यूस हो रही है? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन इन दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। फिर इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ दी, यू कैन से वेस्ट मटीरियल। ये वेस्ट मटेरियल होते हैं, दीज आर दी नाइट्रोजनस वेस्ट। क्लियर है ये? अब आगे चलते हैं। अब हम इसके अलावा प्लासेंटा का क्या फंक्शन होता था? इसके अलावा प्लासेंटा जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है, ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। तो पांचवा फंक्शन क्या हो गया? रिलीज ऑफ द हॉर्मोन्स। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है इसके बारे में भी हम दोबारा पढ़ेंगे अब यहाँ पे। तो प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। ठीक है, नाउ प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड which helps in the transport of the substance to and from, okay, from the embryo। तो प्लासेंटा जो होता है, ठीक है, ये एम्ब्रियो से कैसे कनेक्टेड होता है? थ्रू दी अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से ये सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा जो प्लासेंटा होता है ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है और ये क्या सिक्रीट करता है? कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? ठीक है, जैसे कि ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन सिक्रीट करता है। ठीक है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन जो कि लैक्टेशन में भी मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये भी प्लासेंटा सिक्रीट करता है।
ठीक है, आपको पता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन आपको पहले से ही पता है। एस्ट्रोजन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, मेंटेनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, मेंटेनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल जो कि होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस बहुत ही जरूरत होती है। ठीक है, क्लियर। और दूसरे कौन से हार्मोन हो गए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन और ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स प्लासेंटा सिक्रीट करता है। इसके रोल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं थ्योरी लेक्चर में। ठीक है, इसके अलावा एक और हार्मोन रिलैक्सिन वो सिक्रीट होता है ओवरीज से। अब रिलैक्सिन क्या करता है, ये जो भी मसल्स होती हैं यूट्रस की उसको रिलैक्स करता है। ठीक है, सर्विक्स को ये सॉफ्ट करता है, सर्विक्स के मसल्स हैं उसको सॉफ्ट करता है ये। ठीक है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बियरिंग द चाइल्ड। ठीक है, क्लियर। अब हमें पता है ये जो HCG है, HPL है, रिलैक्सिन है, ये वुमेन्स में प्रोड्यूस होता है, फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो HCG है, दिस इज ऑल्सो यूज एज द मार्कर फॉर डिटेक्टिंग द प्रेगनेंसी। क्योंकि ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं ये तभी रिलीज होते हैं व्हेन दी फीमेल इज प्रेग्नेंट। ठीक है, क्लियर है। और आपको पता है फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो प्लासेंटा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, प्लासेंटा बनेगा, प्लासेंटा ये हार्मोन रिलीज करेगा, तो हमें पता चल जाएगा दिस एंश्योर्स दैट द फीमेल इज प्रेग्नेंट। क्योंकि प्लासेंटा जो बनता है वो बनता है आफ्टर द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। Now, in addition, during pregnancy, the level of other hormones also, such as estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, these also increase several fold in the maternal blood. ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रोल आपको पता है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो है वो मदर की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो आपको पता है, ठीक है, जो मदर है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है क्योंकि उसको खुद भी सर्वाइव करना है और जो डेवलपिंग फीटस है उसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मदर का जो है कि मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं जो कि कॉर्टिसोल करता है। प्रोलैक्टिन ये लैक्टेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो इन सब हार्मोन्स का भी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन दी मैटरनल ब्लड आफ्टर दी प्रेगनेंसी। ठीक है, क्लियर है। Now, increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother, and maintenance of the pregnancy. ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब नाउ ये जो हार्मोन्स है हमने देखा, ये हार्मोन्स किस किस चीज़ों में क्या कौन कौन से रोल ये प्ले कर रहे हैं, फीटल ग्रोथ में, मेटाबॉलिक चेंजेस में एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो फीटल ग्रोथ में एस्ट्रोजन मदद कर रहा है, हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स सपोर्ट द फीटल डेवलपमेंट। फिर मेटाबॉलिक चेंजेस में कॉर्टिसोल मदद कर रहा है और थायरोक्सिन भी मदद करता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना जरूरी है मदर की, बिकॉज मदर, ठीक है, शुड हैव इनफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट हर सेल्फ एंड द डेवलपिंग फीटस ऑल्सो। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में मदद करते हैं क्योंकि आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है, इट मेंटेन्स दी यूट्राइन लाइनिंग। ठीक है, और ये यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट अ सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फीटल डेवलपमेंट। और प्रोलैक्टिन क्या करता है, इट प्रिपेयर्स द ब्रेस्ट फॉर द मिल्क। ठीक है, फिर क्या हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद आपको पता है क्या होता है, जो इनर सेल मास है, ठीक है, ये एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट कर जाता है। ठीक है, तो द इनर सेल मास सबसे पहले क्या बनाता है, इट डिफरेंशिएट इनटू आउटर लेयर जिसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म और इनर लेयर जिसको बोलते हैं हम एंडोडर्म। तो बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में एक और लेयर बनती है जिसको बोलते हैं मीजोडर्म। तो मीजोडर्म जो होती है वो हो गई मिडल लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इनर सेल मास ये डिफरेंशिएट करता है 3 लेयर्स में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब इन तीनों लेयर से, ये तीनों लेयर्स हैं, इनको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। इन तीनों लेयर से जो अडल्ट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, दीज अराइज फ्रॉम दीज 3 लेयर्स। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम,
ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो इन तीनों लेयर से बनते हैं। ठीक है, तो एक्टोडर्म कुछ ऑर्गन्स बनाएगी, फिर मीजोडर्म्स कुछ प्रकार के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और सिमिलरली एंडोडर्म है वो भी, ठीक है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो एंडोडर्म बनाता है। ठीक है, और कुछ और प्रकार के भी ऑर्गन सिस्टम वो बनाता है। नाउ इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स नोन एज द स्टेम सेल्स व्हिच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एज वेल एज द ऑर्गन्स। तो आपने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में भी पढ़ा होगा। तो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, दे कैन डिफरेंशिएट एंड दे कैन गिव राइज टू एनी काइंड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द अडल्ट। तो ये किसी भी प्रकार के टिश्यू और ऑर्गन को ये बना सकता है। ठीक है, स्टेम सेल्स में ऐसी कैपेसिटी होती है, ये डिवाइड करके और डिफरेंशिएट करके ये किसी भी प्रकार का टिश्यू इट कैन फॉर्म और इट कैन गिव राइज टू एनी काइंड ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स जो कि अडल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के बारे में। तो प्रेगनेंसी आपको पता है 9 मंथ्स की होती है, क्या बोल सकते हैं, जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स के लिए होता है ह्यूमंस में, ह्यूमन फीमेल्स में। ठीक है, और ये जो जेस्टेशन पीरियड है ये वेरी कर सकता है। तो अगर हम डॉग्स और कैट्स के बारे में बात करें तो वहां जेस्टेशन पीरियड हो गया अराउंड 65 डेज, 62 to 65 डेज। और अगर जैसे एलिफेंट्स के बारे में बात करें तो एलिफेंट्स में जेस्टेशन पीरियड होता है 18 to 22 मंथ्स तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी स्पीशीज। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं जो डिफरेंट मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो 9 मंथ्स होते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो की जो क्या क्या फीचर्स होते हैं एम्ब्रियो के, या क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो में, किस किस प्रकार के ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं एट व्हाट स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यानी कि पहले फर्स्ट मंथ के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर्स बन गए, सेकेंड मंथ के बाद क्या क्या बन गए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद कौन कौन से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बन गए, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में कौन कौन से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बन गए। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। तो सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट बनता है। ठीक है, 1 महीने बाद हार्ट बन जाता है। अभी हार्ट का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और ब्लड की पंपिंग से क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। और ठीक है, ब्लड क्या करता है, ब्लड जितने भी जो टॉक्सिक वेस्ट हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। तो ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट भी करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका भी ट्रांसपोर्ट ये करता है फॉर द एलिमिनेशन। तो 1 महीने बाद हार्ट बन गया। फिर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपको फीटस, जो ग्रोइंग फीटस है, उसको देखना है कि वेदर इट इज अलाइव और नॉट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्टेथोस्कोप ले सकते हैं और हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। तो 1 महीने बाद, ठीक है, आप स्टेथोस्कोप की मदद से आप ये देख सकते हैं, ठीक है, आप जो हार्ट की साउंड है उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस कि फीटस इज हेल्दी एंड इट इज ग्रोइंग, बिकॉज यू कैन लिसन दी हार्ट बीट, हार्ट की साउंड को आप सुन सकते हैं यूजिंग दी स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब सेकेंड मंथ के एंड में क्या होता है, फीटस जो है वो लिम्स और डिजिट्स बना लेता है। ठीक है, लिम्स हो गए आपके हैंड्स वगैरह। ठीक है, तो ये सब बन जाते हैं आपके सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बाय द एंड ऑफ 12th वीक, यानी कि बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो एक ट्राइमेस्टर होता है वो 12 वीक्स का होता है, तो 2 ट्राइमेस्टर कितने हो गए, वो हो गए 24 वीक्स के। तो आपको याद रखना है एक ट्राइमेस्टर कितना होता है, 12 वीक्स का होता है। तो एक ट्राइमेस्टर के एंड में क्या बन रहा है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेरी वेल डेवलप्ड।
तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में बन जाते हैं, जैसे कि लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमने मेल और फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात करी थी, ठीक है। वो यहाँ पे दीज आर वेरी वेल डेवलप्ड, ठीक है। इसके अलावा मेजर ऑर्गन सिस्टम्स भी बन जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि लिम्स, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम आपके क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये सब होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नाउ द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड इज यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, ठीक है। तो 5th मंथ जब हो जाता है प्रेगनेंसी का, तब आप फीटस है उसमें मूवमेंट देख सकते हैं। फीटस विल स्टार्ट मूविंग ऑल्सो, ठीक है। एंड देयर यू कैन ऑल्सो सी द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड। तो आपको पता है ह्यूमंस जो हैं वो मैमल्स होते हैं, और मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, ठीक है। और फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड होता है, ठीक है। पर वो तो अडल्ट स्टेज में होता है, आफ्टर रीचिंग द प्यूबर्टी। तो अपीयरेंस ऑफ द हेयर यू कैन सी ऑन द हेड, okay, after the 5th month, and the fetus will also start moving, so you can also, mother can also feel the movements also. अब सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, यानी कि आफ्टर दी 24 वीक्स, तो एक ट्राइमेस्टर 12 वीक का हो गया, आपको याद रखना है। तो दो ट्राइमेस्टर 24 वीक्स के हो गए, ठीक है। द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। और 9 महीने के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ द 9 months, द फीटस इज फुली डेवलप एंड इज रेडी फॉर द डिलीवरी, ठीक है। रेडी फॉर द डिलीवरी, 9 महीने बाद जो होता है फीटस वो फुली डेवलप हो जाता है, एंड इट इज रेडी फॉर द डिलीवरी, ठीक है। यानी कि चाइल्ड बर्थ हो सकता है, और चाइल्ड बर्थ को एक साइंटिफिक टर्म दी गई है, साइंटिफिक नेम दिया गया है, पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन इज नोन एज चाइल्ड बर्थ। अब आपको पता है जेस्टेशन पीरियड 9 months के लिए होता है, ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स में। अब इसके बाद क्या होता है? विगरस कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी विच कॉजेज द एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। नाउ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, यानी कि चाइल्ड बर्थ को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। और पार्चुरेशन होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, यानी कि इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो क्या होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है? ठीक है, तो ये, ठीक है, नाउ द सिग्नल्स फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये सिग्नल्स कहां से आते हैं? दिस सिग्नल्स दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एज वेल एज द प्लासेंटा, ठीक है। तो प्लासेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस हैं, ये सिग्नल्स देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, पर ये कॉन्ट्रैक्शंस काफी माइल्ड होती हैं, और इसका बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से क्या होता है? देयर इज द रिलीज ऑफ द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होता है? दिस कॉजेज वेरी स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, फिर उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन विल कॉज, ओके, इट विल कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज हो रहा है? फ्रॉम दी मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ठीक है। फिर यहां पे स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो गई ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है? विच इन टर्न फर्दर स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सिन्स। तो क्या होता है? ऑक्सिन बार बार सिक्रीट हो ही जा रहा है, एंड दिस विल कॉज more and more stronger and stronger contraction which will lead to the expulsion of the baby out of the body of the female, ठीक है। तो this leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, और इसको क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। बर्थ कैनाल आपको पता है किसका बना होता है? वेजाइना और सर्विकल कैनाल, ठीक है। इसके बाद सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। प्लासेंटा भी यूट्रस से बाहर निकल जाती है और हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद क्या होता है? मेमरी ग्लैंड में भी डिफरेंशिएशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड द मेमरी ग्लैंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मिल्क, ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इज नोन एज लैक्टेशन।
अब ये जो मिल्क है, मदर्स मिल्क, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, दिस इज क्वाइट थिक, दिस इज येलो इन कलर एंड इट कंटेन्स एंटीबॉडीज। कौन किस प्रकार के एंटीबॉडीज होती हैं इसमें? IgG, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है। तो ये जो मदर्स मिल्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं दैट द मदर शुड फीड द न्यूबॉर्न विद द मदर्स मिल्क, बिकॉज एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द न्यूबॉर्न टू वेरियस डिजीजेस, क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है जो कि होता है एंटीबॉडी। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए थे इस वीक में, उसकी हमने रिवीजन कर लिए। अब हम, ठीक है, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट किया था, तो उसकी मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दी थी, तो उसको भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे। नाउ तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आपको मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो द टर्म सिंपली रेफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद द नॉर्मल फंक्शंस। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज रिलेटेड टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, और हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे तो ऑब्वियसली दे विल फंक्शनल नॉर्मली। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो गए आपके? हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज सिंपली रेफर्स टू द हेल्दी health of the reproductive organs and the with normal functions. However, it has a broader perspective and includes the emotional and the social aspect of the reproduction also. तो आप जो रिप्रोडक्शन होती है बहुत सारे, ठीक है, फैक्टर्स से ये इन्फ्लुएंस हो सकती है। कुछ इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ सोशल एक्सपेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इमोशनल एक्सपेक्ट हो गए जैसे जॉय हो गया कोई भी, या सॉरो हो गया, या कोई भी एक्साइटमेंट हो गई। ठीक है, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द रिप्रोडक्शन। और कुछ सोशल एक्सपेक्ट्स भी होते हैं, कल्चरल एक्सपेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, दीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रिप्रोडक्शन। तो दीज सोशल एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं? दीज इन्फ्लुएंस द मीटिंग ऑफ द पीपल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो इंडिविजुअल्स का मीट होना बहुत जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हाउ द पीपल अप्रोच ईच अदर, ठीक है, दैट कम्स अंडर द सोशल एक्सपेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये ओवरऑल हेल्थ को ये मेंटेन रखती है। इस ओवरऑल हेल्थ जो होती है ह्यूमंस की, ठीक है, उसके बारे में ये रिसर्च करती है कि हम हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें। एंड दे ऑल्सो वर्क ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, तो ओवरऑल हेल्थ पे भी वर्क करते हैं, पर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड दी सोशल। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से एक्सपेक्ट्स आते हैं? ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दैट शुड ऑल्सो बी हेल्दी। इमोशनल एक्सपेक्ट भी इसमें आता है। ठीक है, इसमें बिहेवियरल एक्सपेक्ट भी आता है कि कैसे दो इंडिविजुअल्स हैं वो बिहेव कर रहे हैं। और सोसाइटी भी इन्फ्लुएंस करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। ठीक है, देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspect might be called reproductively healthy. ठीक है, तो एक सोसाइटी, ठीक है, जहां पे फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स में, और उनका नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरैक्शन है। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे दैट दिस सोसाइटी इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो इंडिविजुअल्स किसी भी सोसाइटी में, अगर वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो दे आर वेरी हेल्दी। ठीक है, कैसे हेल्दी हैं? दे हैव नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और वो इमोशनली और बिहेवियरली भी, ठीक है, वो अच्छे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो दे आर स्टेबल,
इमोशनली ऑल्सो, बिहेवियरली ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो सोसाइटी है, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ? हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन क्यों रखना चाहिए और कौन से मेथड्स आर टेकन अप टू अचीव दिस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो। ठीक है, क्लियर? नाउ लेट अस एग्जामिन देम। Now, India was among the first countries in the world to initiate the action plans and programs at the national level to attain the total reproductive health as a social goal. तो इंडिया, ठीक है, दुनिया के पहले देशों में से एक था जिन्होंने, ठीक है, इन्होंने कुछ एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स ऐसे नेशनल लेवल पे इन्होंने, ठीक है, इन्होंने कुछ प्लान्स और प्रोग्राम्स इन्होंने इनिशिएट किए थे जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो कुछ सच प्रोग्राम्स का नाम है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो दिस वाज इनिशिएटेड इन 1951 एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डेकेड्स। ठीक है, तो एक सच प्रोग्राम का नाम था फैमिली प्लानिंग। ठीक है, नाउ इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये जो प्रोग्राम है ये काफी वाइड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को ये कवर करता है। ठीक है, और इसका भी एम क्या है? ठीक है, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने में, ठीक है, ये मदद करता है। अब आगे चलते हैं। नाउ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स and providing facilities and support for building up a reproductive healthy society are the major task under these programs। तो ये programs, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये अवेयरनेस को जनरेट करते हैं among people। ठीक है, किस बारे में अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं? रिगार्डिंग द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड दे प्रोवाइड सपोर्ट ऑल्सो फॉर बिल्डिंग अप अ रिलेटिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, तो फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि क्लिनिक्स प्रोवाइड कर दिए इन्होंने, हॉस्पिटल प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, कुछ ऐसे इन्होंने इंडिविजुअल प्रोवाइड करे जो जिनको रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, ठीक है, उसके बारे में उनको नॉलेज है। ठीक है, और वो पीपल को अवेयर कर सकें। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम्स हैं दे स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, okay, they have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects। तो कुछ ऑडियो विजुअल, ठीक है, की मदद से, ठीक है, तो लोगों को थ्रू दी ऑडियो मीन्स यानी कि बोलकर, या थ्रू दी विजुअल मीन्स या दिखाकर, ठीक है, या थ्रू दी प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल। प्रिंट मीडिया मतलब जैसे कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप प्रिंट करा लेते हैं और फिर आप वो प्रिंट करके वो आप, ठीक है, किसी भी सोसाइटी में उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इन सारे मेथड से, ठीक है, आप सोसाइटी में यू कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंग दी पीपल रिगार्डिंग दी रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, नाउ पेरेंट्स अदर देन क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। इसके अलावा पेरेंट्स, ठीक है, रिलेटिव्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं, इनके द्वारा भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, फिर अगला क्या है यहाँ पे? इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage the children from believing in myths and having misconception about the sex related aspect। तो आजकल क्या हो रहा है? सेक्स रिलेटेड एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस हो रही है स्कूल्स में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो चिल्ड्रंस हैं दे आर ग्रोइंग, ठीक है, और दे शुड नो व्हाट इज हैपनिंग टू देम। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग टू दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स,
एंड व्हाट इज हैपनिंग इन देयर बॉडी, तो इसके बारे में उनको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प देम, हेल्प द चिल्ड्रंस, ओके, फ्रॉम, ठीक है, जो मिथ्स हैं बहुत सारी रिगार्डिंग दी रिप्रोडक्शन, ठीक है, उस मिथ्स को भी ये सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। और बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं उनको भी दूर करने में सेक्स एजुकेशन मदद करेगी, मिथ्स और मिसकंसेप्शन जितने भी हैं। नाउ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases such as AIDS, okay, would help people, especially those in the adolescence age group, to lead a reproductively healthy life. तो ये सेक्स एजुकेशन है, ठीक है, इसकी मदद से क्या होगा आपको पता लगेगा, ठीक है, what is happening to your body, ठीक है, और proper information should be provided, ठीक है, about the reproductive organs, adolescence, ठीक है, एंड प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी रीच होती है देन यू नो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, देयर आर लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, देयर इज अ सेक्सुअल डिजायर आल्सो, ठीक है। सो द इंडिविजुअल्स दे कैन एंगेज इन अनहाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, क्लियर। सो इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, the puberty, what are the changes going in the puberty, especially in the females, there is the onset of the menstrual cycle, so information should be given to them, okay. The information should be given regarding the safe and hygienic sexual practices, so use of condoms and contraceptives, इनके बारे में भी information देनी चाहिए। फिर sexually transmitted diseases के बारे में information देनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि AIDS sexually transmitted diseases है, ठीक है। तो स्पेशली जो adolescents के जो एज में जो चिल्ड्रंस हैं उनको ये मदद करेगा टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ, ठीक है। नाउ educating people, especially the fertile couples and those in the marriageable age groups, about variable birth control options, okay, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and the child, okay, importance of breastfeeding, equal opportunities for male and female child, would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of the desired size. तो क्या होता है, पीपल को, ठीक है, सेक्स एजुकेशन तो देनी ही चाहिए, उसके अलावा जो कपल्स हैं, जो मैरिड कपल्स हैं या जो कपल्स हैं विच आर अबाउट टू गेट मैरिड, ठीक है, उनको भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है, कि हाउ टू टेक द केयर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि पोस्ट नेटल केयर कैसे करनी चाहिए, तो मदर की भी केयर होनी चाहिए और चाइल्ड की भी केयर होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहिए कि वाई शुड द न्यूबॉर्न जो बेबी है उसको मदर्स मिल्क की क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा मेल और फीमेल जो हैं, आपको पता है क्या होता है, ज़्यादातर फीमेल चाइल्ड को दे किल द फीमेल चाइल्ड, तो मेल एंड फीमेल चाइल्ड शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके अलावा बर्थ कंट्रोल के बारे में भी बताना चाहिए आपको, जैसे कि यूज़ ऑफ कॉन्डम्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये जो IUDs होते हैं, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। फिर अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है, नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, देयर इज अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मेजर्स होते हैं जस्ट वी कैन टेक टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। तो कुछ होते हैं नेचुरल मीन्स जिससे हम बर्थ को पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मेजर्स होते हैं जैसे यूज़ ऑफ कॉन्डम्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। इसके अलावा सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी एड्रेस करना चाहिए, ठीक है, टू बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। नाउ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटीरियल सपोर्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स ये बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोफेशनल अवेलेबल होने चाहिए जिनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज हो, और मेडिसिन्स, ठीक है, कॉन्डम्स और कॉन्ट्रासेप्टिव ये सारे अवेलेबल होने चाहिए एंड दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी, ठीक है। नाउ
These are essential to provide medical assistant care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problems and infertility. ठीक है, क्लियर है? Now implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to the people. ठीक है, तो बेटर टेक्निक्स और बेटर स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क करना चाहिए, जिसकी वजह से दिस विल प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू द पीपल. ठीक है, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, कुछ ऐसी डेवलप करनी चाहिए, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग में, बर्थ कंट्रोल में मदद कर सकें. ठीक है, इसके अलावा जो न्यू बॉर्न है उसकी केयर में मदद कर सकें, पोस्ट नेटल केयर कर सकें. ठीक है, इसके अलावा एमनियोसेंसिटिव एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको भी बैन करना चाहिए. तो देयर शुड बी अ बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, तो सेक्स आपको पता है, बिकॉज ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन अगर फीमेल होती है तो फीमेल को दे किल द फीमेल. ठीक है, क्लियर? नाउ एमनियोसेंसिटिव में आपको पता है एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, फिर एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, फीटल सेल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी मदद से आप सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, पर इसके अलावा दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स आल्सो, सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड टू डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस. ठीक है, क्लियर? Now, research on various reproduction-related areas are encouraged and supported by the governmental and non-governmental agencies. ठीक है, तो बहुत सारी गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर वर्क कर रही हैं. ठीक है, गवर्नमेंटल क्या हो गई आपकी WHO वर्क कर रही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे. नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज आपने सुना होगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तो एक नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है ये भी. It is also working on and it is also doing the research on how to maintain the reproductive health. ठीक है, अब do you know that सहेली, आपको सहेली के बारे में पता होगा, it is a new oral contraceptive. ठीक है, for the females. This was developed by scientists at the Central Drug Research Institute CDRI in Lucknow, India. ठीक है, तो सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, यू कैन टेक इट थ्रू द माउथ. ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? दीज हेल्प्स टू कंट्रोल द बर्थ, दे हेल्प टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी. ठीक है, एंड दे आल्सो हेल्प इन दी कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट को भी कंट्रोल करने में ये मदद करते हैं. ठीक है, फिर नाउ बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related programs, etc. all indicate improved reproductive health of the society. तो सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम कैसे कह सकते हैं ये जो सोसाइटी है, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल रहते हैं. ठीक है, तो क्या करना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए? दे शुड बी अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स. ठीक है, दे शुड बी इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज. मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज मतलब कि जो भी डिलीवरीज जो होती हैं वो हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए अंडर द केयर ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट. ठीक है, नाउ बेटर पोस्ट नेटल केयर शुड बी डन. पोस्टनेटल केयर जो होती है डिलीवरी के बाद, तो मदर की भी और इन्फेंट की भी, इन दोनों की केयर होनी चाहिए. तो देयर आर लॉट ऑफ डेथ्स ऑल्सो, तो मदर डाई आफ्टर द डिलीवरी, और जो बेबी है न्यूबॉर्न दैट ऑल्सो डाई. तो पोस्टनेटल केयर भी बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. ठीक है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. ठीक है, अब हमें जो कपल्स हैं उनको स्मॉल फैमिली के लिए हमें एनकरेज करना चाहिए. ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग हमें के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. ठीक है, इसके अलावा ठीक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होती हैं उसके बारे में
उसको हम कैसे अर्ली डिटेक्ट कर सकें, ठीक है, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। और अगर वो डिटेक्ट हो गई तो हाउ टू क्योर देम, ठीक है, हाउ टू क्योर दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इन पे भी रिसर्च होनी चाहिए। जैसे कि एड्स है, बहुत सारी रिसर्च अब हो रही है कि हाउ टू क्योर एड्स एंड अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज भी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेटर क्लिनिक्स होने चाहिए, बेटर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ठीक है। सो दीज हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स दे शुड डील विद ऑल द सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड दे शुड बी अवेयरनेस अबाउट ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो दिस विल लीड टू दी यू कैन से इंडिविजुअल्स विद improved reproductive health in the society, ठीक है। तो ऐसे हम एक सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सारे इंडिविजुअल्स हैं दैट विल बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, ठीक है, क्लियर है। तो हमने, ठीक है, रिप्रोडक्टिव, पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा इसमें, ठीक है। तो हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पे रिवाइज कर लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि एक नया चैप्टर है, ये हमने स्टार्ट किया था। अब ये चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो जो आपको पता है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो अडोलेसेंस एज में हैं, उनको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी सेक्सुअली रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड हाउ टू इंडल्ज इन हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज एज we these individuals, they attain the puberty and there are lot of physiological and the hormonal changes, ठीक है। so there is lot of sexual desires also, so the individuals can they वो जो individuals हैं they can indulge in wrong sexual activities, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए उनको, तो सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस होनी चाहिए स्कूल्स में, ठीक है। तो और इसके अलावा टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू भी ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, ठीक है, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स भी ऐसे कुछ इनिशिएट होने चाहिए जो कि सेक्स रिलेटेड अवेयरनेस कर सकें, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। और इसके अलावा जो होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डेवलप्ड, ठीक है। और क्या हो सकता है, और जो प्रोफेशनल जो हैं इंडिविजुअल्स, दे शुड बी एम्प्लॉयड, जिनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। दीज पीपल शुड बी एम्प्लॉयड, दे शुड बी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बेटर क्लिनिक्स होने चाहिए, बेटर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, जो कि ये जो सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में वहाँ पे डिस्कशन हो सके, उनको वहाँ पे सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है बहुत सारी रिसर्च हो रही है फॉर डिटेक्टिंग एंड क्यूरिंग दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। जैसे कि एड्स आपको पता है, इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड इट्स कॉज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है। ये वायरस क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता है, इम्यून सिस्टम इस पे फेल हो जाता है। बहुत सारी रिसर्च हो रही है हाउ टू ट्रीट द एड्स, क्लियर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे चल के। इसके आगे चल के हम पढ़ेंगे कि बर्थ कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया है, बेटर लिविंग कंडीशंस हो गई हैं, तो दिस इज लीडिंग टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। अब पॉपुलेशन को हम कैसे कंट्रोल करें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देयर आर वेरियस मेजर्स, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ यूज़ ऑफ कॉन्डम्स हो गया, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गई, ठीक है। तो कॉपर टी हो गया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपके सारे डाउट्स का आंसर देंगे, ठीक है।
तो अब हम मिलेंगे आपसे हम नए सेशन में, नए लेक्चर में। तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे। मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।